चलो, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। अभी अगस्त में 2023 अगस्त में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। शुद्ध रूप में इसे CTET बोलते हैं। उसका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है, उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हमने आपसे ये भी कहा था कि जो अपकमिंग वैकेंसीज होंगी उन पर भी हम लोग विचार करेंगे और जितना पॉसिबल हो सकेगा आपको उतना पढ़ाया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है DSSB की तैयारी में भी लगे हुए हैं। बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें, एक कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, आज की CDP की क्लास में हम लोग बात करेंगे कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। नैतिक विकास सिद्धांत से एक दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसा कि शुरुआत में ही हमने आपसे कहा था कि प्रत्येक क्लास से, जितनी भी क्लास हम आपको पढ़ाएंगे, एक या दो प्रश्न आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। किसी भी क्लास से ऐसा नहीं होगा कि प्रश्न ना आया हो या नहीं आएगा आने वाले समय में। ठीक है, तो आज की इस क्लास में लॉरेंस कोहल वर्ग जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने नैतिक विकास पे काम किया, हालांकि शुरुआत तो इन्होंने नहीं किया था, शुरुआत तो जीन पियाजे ने किया, लेकिन प्रसिद्ध कौन हो जाता है? लॉरेंस कोहल वर्ग। तो हम उसकी चर्चा करते हैं। तो आपको सबसे पहली बात एक चीज ये पता होनी चाहिए कि मोरल डेवलपमेंट एक शब्द है, मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट को हम नैतिक विकास कहते हैं, और इसको जब हम बच्चे के सापेक्ष में देखते हैं, जब इसे हम बच्चे के सापेक्ष में देखते हैं कि नैतिक विकास का अर्थ क्या है, इट मीन्स बच्चे के अंदर अच्छाई का होना। बच्चे के अंदर जब धीरे धीरे अच्छाई डेवलप होने लगती है, बच्चे के अंदर गुण डेवलप होने लगते हैं, बच्चा सही बोलने लगता है, उसके अंदर नैतिकता आने लगती है, सही गलत की पहचान होने लगती है ना, अपने से बड़ों की बात मानना, ईमानदारी दिखाना। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि उसका मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास धीरे धीरे हो रहा है। और जब ये सारी चीजें उसकी आदतों में आ जाती हैं, अच्छाइयाँ, उसका स्वभाव, अच्छा व्यवहार, उसके जब उसके जो गुण हैं वो उसके दैनिक जीवन में आ जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि बालक का जो नैतिक विकास है वो कंप्लीट हो चुका है, 100% पूरा हो चुका है। ठीक है, इस नैतिक विकास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ कि बालक के जो विकास के पक्ष होते हैं, वो सबसे पहला जो विकास का पक्ष होता है वो होता है शारीरिक। जब उसकी हड्डी, मांसपेशियां परिवर्तित होती हैं, भार उसका परिवर्तित होता है, रूप रंग आकार परिवर्तित होता है, तो उसे हम कहते हैं शारीरिक विकास। उसके बाद होता है मानसिक विकास। मानसिक विकास कहने का मतलब दो, जिसे हम माप तौल सकते हैं, अर्थात मस्तिष्क और इस हिस्से का विकास, और उसके अंदर जो गुण है, इट मीन्स बुद्धि का भी विकास इसी में काउंट होता है। तो मानसिक विकास को हम नहीं, जीन पियाजे ने किस नाम से संबोधित किया? संज्ञानात्मक विकास के नाम से। संज्ञानात्मक विकास को हम बौद्धिक विकास भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास अगर नहीं लिखा है तो बौद्धिक विकास भी हम कह सकते हैं, बुद्धि का विकास। ठीक है, अब बुद्धि के विकास के बाद बात आती है सामाजिक विकास की। तो सामाजिक विकास भी होता है। उसके बाद आता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास पे एक पूरी क्लास हमको पढ़ानी है, क्योंकि संवेगात्मक विकास से एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। अब संवेगात्मक विकास के बाद आता है नैतिक विकास। ठीक है, संवेगात्मक विकास के बाद आता है नैतिक विकास, जिसकी चर्चा हमें आज आपसे करनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि कौन सा है शारीरिक विकास, फिर है मानसिक विकास। मानसिक विकास को संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास भी कहते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे है सामाजिक विकास, जब वो लोगों से मिलने लगता है, मित्रवत व्यवहार करने लगता है, भाईचारे की भावना उसके अंदर आने लगती है, सहयोग की भावना आने लगती है। फिर आता है संवेगात्मक विकास, जब अपने भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, दुख, सुख सब पे वो अपने मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण स्थापित कर ले, भूख प्यास सबको कंट्रोल करना सीख जाए, तो उसे कहते हैं संवेगात्मक विकास। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास हो गया। आज का इस टॉपिक में, आज की इस क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? नैतिक विकास, जो 5वें नंबर के विकास का पक्ष है। विकास के पक्षों में 5वें नंबर पे हम किसको पढ़ते हैं? नैतिक विकास को। ठीक,
तो ये थोड़ा सा मैंने प्रीवियस आपको समझाया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नैतिक विकास है, नैतिक विकास पे काम किया किसने सबसे पहले, तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम था जीन पियाजे। ये जो आपके सामने हैं बूढ़े से व्यक्ति, ये जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे ने नैतिक विकास पे सबसे पहले काम करना चालू किया। ठीक, अब जब इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा जो इनका जीवन परिचय है वो पढ़ लेते हैं। ये हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि किसी के बारे में थोड़ा सा और जान लें। सीटेट में ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। इनका जन्म 1896, 1980 में डेथ हुई इनकी। ये सबसे पहले क्या थे, बायोलॉजिस्ट थे। बाद में ये क्या हो जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो जाते हैं। बच्चों से इनका लगाव बढ़ जाता है। फिर ये रहने वाले कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के, इसलिए इन्हें स्विज साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इन्होंने, ये पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ही 3 बच्चों पर विकास, मतलब संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रयोग किया, नैतिक विकास के लिए प्रयोग किया। अपने ही 3 बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया। तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन कौन से थे, एक स्विज मनोवैज्ञानिक और एक ये आपसे यूपी टेट वगैरह में पूछा जा सकता है, सीटेट में तो बिल्कुल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए समय नहीं बढ़ाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जीन पियाजे का एक छोटा सा परिचय। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का मतलब क्या बताया, जरा उसको देखते हैं। नैतिक विकास का अर्थ अगर हम समझें तो जब बालक के कार्य अच्छे होने लगे, उसका गुण अच्छा हो जाए, गुण मतलब जो इसके अंदर स्किल्स हैं वो सकारात्मक होनी चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा हो, ज्ञान में अच्छा हो, उसका चरित्र अच्छा हो, चरित्रवान हो, चरित्रहीन ना हो, सद्गुणी हो, उसके अंदर दया की भावना हो, ईमानदारी की भावना हो। तो ये सारी चीजें जब किसी व्यक्ति में दिखने लगें, किसी बच्चे में दिखने लगें, तो ऐसा समझना चाहिए कि जो मोरल डेवलपमेंट है उसके अंदर हो चुका है या हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि एक किताब लिखी गई जीन पियाजे के द्वारा, एक किताब लिखी गई जीन पियाजे के द्वारा जिसे कहते हैं द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड के लेखक कौन हैं, तो जीन पियाजे इसके लेखक हैं। तो इस पीपीटी में ये जो हरे से मैंने डार्क किया, मतलब मैंने बॉक्स में बनाया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, जो जीन पियाजे ने एक किताब लिखी द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, उसमें इन्होंने बताया कि बच्चे का तीन स्तर और 3 अवस्थाओं में बच्चे का विकास होता है, नैतिक विकास। ठीक है, जो सबसे पहली अवस्था है उसका नाम आपको जानना चाहिए। सबसे पहला नाम क्या है, नैतिक यथार्थता। ठीक है, नैतिक यथार्थता कह लीजिए, या विषम नैतिकता कह लीजिए, या व्यवस्था की नैतिकता कह लीजिए, जो कहां से कहां तक होती है, 2 से लेकर के 8 वर्ष तक होती है। मतलब जिस समय बच्चा अपने माता पिता की बातों को, अपने से बड़ों की बातों को हूबहू एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसका मानसिक विकास अभी पूरा नहीं हो पाया है। और जब किसी व्यक्ति का या किसी बालक का मानसिक विकास नहीं पूरा हो पाता तो वो अपना डिसीजन स्वयं से नहीं ले पाता, उसकी जो डिपेंडेंसी है वो किसी और पर निर्भर हो जाती है, घर के किसी बुद्धिमान व्यक्ति पर। और अपने से डिसीजन क्यों नहीं ले पाता बच्चा, क्योंकि उसके जीवन में अभी अनुभव कम है, उसके जीवन का अनुभव उसे बहुत कम है। अभी हाल में ही 2 साल पहले ही पैदा हुआ है, तो सारी बातों को, माता पिता की सारी बातों को वो सच मानता है, या जो बड़े बताते हैं उसको हूबहू मान लेता है। होमवर्क करने का मन नहीं होता फिर भी वो बैठ करके मजबूरी में होमवर्क करता है। नैतिकता दिखा तो रहा है, लेकिन कैसी, व्यवस्था की नैतिकता, वो विवश है। ठीक है, उसका कारण क्या बताया गया, क्यों जबरदस्ती वो नैतिकता को फॉलो करता है। इस अवस्था में 2 से 8 वर्ष में बौद्धिक संरचना की कमी, जो मैंने कहा अभी उसका मानसिक विकास पूरा नहीं हुआ है, और स्वयं के अनुभव का न होना, अभी उसे ज्यादा अनुभव नहीं है अपने जीवन का, इसलिए जो कोई बात कोई बताता है तो उसे ही वो सही मान लेता है या सही मान बैठता है। ठीक है, इसमें आत्म केंद्रिता का भाव पाया जाता है। इसमें किसका आत्म केंद्रिता का मतलब क्या है सर, स्वयं को सही मानना या स्वयं की दुनिया में रहना। ठीक है, केवल स्वयं से प्यार करना आत्म केंद्रिता कहा जाता है। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को चॉकलेट दें और कहें कि आधा दूसरे बच्चे को दे दो,
तो वो पहले खुद को देखेगा, जो स्वयं को देखे, आत्म केंद्रित हो सबसे पहले, तो उसे हम क्या कहते हैं, आत्म केंद्रिता कहते हैं। देखो मैं आपसे पहले ही भी बता दे रहा हूं कि जीन पियाजे से संज्ञानात्मक विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, नैतिक विकास से नहीं। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कोहलबर्ग को नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकता? क्योंकि ये गलत होगा। नैतिक विकास पे शुरुआत किसने किया? जीन पियाजे ने, लेकिन प्रसिद्ध कौन हो जाता है? कोहलबर्ग। आपके एग्जाम में पूछेगा क्या? कोहलबर्ग से ही पूछेगा। कभी कभी यहां से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वरना आपसे केवल और केवल कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पूछा जाता है और संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का पूछा जाता है। जीन पियाजे एक टैलेंटेड व्यक्ति थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर भी काम किया और नैतिक विकास पर भी काम किया। नैतिक विकास में उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। सबसे पहली अवस्था की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं और इसका नाम क्या है? नैतिक यथार्थता या विषम नैतिकता या विवस्था की नैतिकता, जिसका समय क्या होता है? 2 से लेकर के 8 वर्ष तक होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पहली अवस्था हो गई जीन पियाजे के नैतिक विकास की। कंफ्यूज मत होइएगा, संज्ञानात्मक विकास नहीं पढ़ा रहे हैं, नैतिक विकास पढ़ा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में सुपर टेट में, यूपी टेट में पूछा जा सकता है, लेकिन सी टेट में नहीं पूछा जाएगा। सी टेट में जब पूछा जाएगा, एक स्लाइड के बाद आपके सी टेट पर हम आते हैं, क्योंकि शुरुआत जीन पियाजे ने किया था, इसलिए जीन पियाजे को पढ़ाना मेरा पहला दायित्व है। ठीक, अब आइए जीन पियाजे के नैतिक विकास के दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं, दूसरे स्तर की बात करते हैं। दूसरे स्तर का नाम इन्होंने क्या कहा? नैतिक समानता। नैतिक समानता जो होती है वो 8 से लेकर के 12 वर्ष तक पाई जाती है। सबसे जरूरी चीज ये। अब उसके अंदर नैतिकता देखने को कैसे मिलेगी? जब कोई बच्चा 8 से 12 वर्ष का हो और आपको जानना हो कि वो नैतिक है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने आपको लिखे हैं, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं, बच्चे का अनुमान लगा सकते हैं कि उसका नैतिक विकास हुआ है कि नहीं। अगर नैतिक विकास हुआ होगा तो उसके अंदर सहयोग की भावना होगी। अगर नैतिक विकास हुआ होगा तो खेल खेल के माध्यम से, मतलब उसके अंदर भाईचारे की भावना होगी, खेलना उसे ज्यादा पसंद होगा और खेल में मारपीट नहीं करेगा, सबसे हंसेगा, बोलेगा खूब आराम से, ऐसे लगेगा कि वो बच्चों के साथ घुल मिल गया है, अगर उसका नैतिक विकास हुआ है तो। फिर तीसरा क्या है? समूह भावना। अकेलापन उसे नहीं पसंद होगा, ग्रुप में रहना पसंद करेगा, समायोजन करके चलेगा, समायोजन करके चलेगा। समायोजन को और सरल शब्दों में जानना चाहते हैं तो मेल मिलाप करके चलेगा, मिलजुल करके चलेगा। सामाजिक भाव होगा उसके अंदर, न्यायप्रियता की भावना उसके अंदर होगी। 8 वर्ष में ही वो बता देगा नहीं ये गलत है। अगर मान लो आप किसी का पैसा गिरा है और उठा लेते हो और एक नैतिक विकास वाला बच्चा सामने खड़ा है तो वो तुम्हें रोक देगा, नहीं जिसका पैसा है, अब तुम देखे हो कि वो पैसा सामने वाले बच्चे का गिरा है और आप उठा लिए, ये नैतिकता नहीं है। लेकिन जिस बच्चे में नैतिकता होगी वो नहीं, मतलब उठा कर रखेगा नहीं, उठा करके दे देगा उसको जिसका पैसा होगा। इट मीन्स चोरी नहीं करेगा, ऐसे सीधे सीधे आप समझ सकते हैं। तो नैतिक समानता दूसरी अवस्था हो गई। ये कुछ विशेषताएं हमने आपको बताई जो जीन पियाजे ने बताया था। अब जो तीसरी अवस्था है जिसे उच्च नैतिकता की अवस्था जीन पियाजे ने कहा, उच्च नैतिकता की अवस्था जीन पियाजे ने कहा। उच्च नैतिकता, सबसे अच्छी नैतिकता कहाँ पाई जाती है? इस अवस्था में पाई जाती है जिसे स्वायत्त की नैतिकता कहते हैं, अपनी नैतिकता या नैतिक सापेक्षता कहते हैं। ठीक है, अब ये 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष से अधिक इसका समय होगा। इसमें वो स्वतः नियमों का पालन करने लगता है, सड़क के किनारे से चलना, बड़ों की बात मानना, समाज के जो रीति रिवाज हैं उनको मानना, ये सब स्वतः उसके अंदर फॉलो होने लगता है। सर्वाधिक नैतिकता इसी में डेवलप होती है, सहयोग की भावना। उच्च नैतिकता की अवस्था इसे हम कहते हैं, उसके सभी कार्य समाज के अनुरूप होते हैं, ऐसा माना जाता है जब बच्चे के अंदर नैतिकता आ जाती है तो। ठीक, तो ये 3 अवस्थाएं हमने आपको बताई। ये 3 अवस्थाएं हमने आपको बताई जो जीन पियाजे ने बताया था नैतिक विकास से संबंधित। अब इसी सिद्धांत को मॉडिफाई करेगा कौन? कोहलबर्ग। ठीक है, इसी सिद्धांत को कोहलबर्ग क्या करेगा? मॉडिफाई करेगा और प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आइए जल्दी से देखते हैं। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, वो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। इन्होंने जो थ्योरी दिया उसका नाम क्या था? मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड।
ठीक है, थ्योरी का नाम था इनकी दो किताबें थी। एक किताब का क्या नाम था? द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे की और इनकी किताब का नाम क्या है? द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये नैतिक विकास के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। यहां से सीटेट में आपके जरूर 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। आइए देखते हैं क्या है इनके सिद्धांत में। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, 3 भाग और 3 उपभाग। ठीक है, 3 भाग और 6 उपभाग, 3 उपभाग नहीं 6 उपभाग इसने बताए। 3 लेवल एंड 6 सब लेवल इन्होंने बताए। जबकि पियाजे ने क्या किया था? पियाजे ने 3 भाग भी बताया था और 3 उपभाग। उपभागों की चर्चा हमने आपसे नहीं की क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। एक परिवर्तन कोहलबर्ग ने किया, भाग तो उतने ही हैं, 3 नाम 3 लेवल जैसे जीन पियाजे ने दिया था वैसे इन्होंने भी दिया, लेकिन जो उपभाग हैं वो 3 इसने बढ़ा दिए। इट मींस उपभागों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। आइए देखते हैं इनका जो सिद्धांत है वो हिंज की कहानी पर आधारित है। हिंज एक व्यक्ति है और कोहलबर्ग उस पर प्रयोग करते हैं, उसकी कहानी सुनाते हैं बच्चों को और बच्चों के अंदर पता करते हैं नैतिकता है कि नहीं। हिंज एक व्यक्ति है जिसकी वाइफ बीमार हो जाती है और वो डॉक्टर के पास उसे लेकर के जाता है। डॉक्टर ने कहा कि इलाज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है। अब हिंज गरीब व्यक्ति था, उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो चोरी कर ले या तो अपनी वाइफ की जान बचा ले। अगर अपने वाइफ की जान बचाता है तो उसे चोरी करना पड़ेगा और अगर वो चोरी करता है तो उसकी नैतिकता खत्म हो जाएगी, है ना। आप होते तो उसकी जगह पर क्या करते? आप इसे हमें बताइएगा जरूर, ठीक है। तो निश्चित रूप से वो चोरी करेगा और यही कोहलबर्ग कहता भी है कि हमारी नैतिकता हमारी परिस्थितियों पर आधारित होती है। हमारी नैतिकता, हमारी अच्छाई, हमारा बड़प्पन हमारी परिस्थितियों पर आधारित होता है, जो बात जीन पियाजे ने नहीं कही थी। इसीलिए कोहलबर्ग प्रसिद्ध होता है, हिंज की कहानी पर आधारित नियम बनाता है, मतलब एक कहानी सुनाता है और अंततः हिंज चोरी करना डिसीजन लेता है और अपने वाइफ की जान बचा लेता है। अब क्या हिंज अनैतिक हो गया? नहीं। जब हम किसी की जान बचाने के लिए, किसी की जिंदगी का सवाल हो तो हम चोरी कर रहे हैं, तो इससे हमारी नैतिकता खत्म नहीं होती है। यह बात कौन समझा रहा है? कोहलबर्ग समझा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कोहलबर्ग ने क्या कहा। कोहलबर्ग ने हिंज को, जब हिंज सोच रहा था कि हमें चोरी करना चाहिए कि नहीं अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए, तो इसे हाइंस भी बोलते हैं, हिंज भी बोलते हैं, दोनों बोला जाता है जिसकी जैसी प्रोनाउंसिएशन हो। ठीक है, हाइंस भी बोलते हैं, पेपर में लिखा होता है, और हिंज हमने लिखा है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने 2 कॉन्सेप्ट दिया जिसमें हिंज जो था जब दुविधा में था कि हमको चोरी करना चाहिए कि नहीं, अपनी वाइफ को बचाना चाहिए कि नहीं, तो कोहलबर्ग ने 2 कॉन्सेप्ट उस समय दिए। एक डायलेमा कहा और एक क्या कहा? रीजनिंग। डायलेमा का मतलब यह होता है जब आप निर्णय लेने में असक्षम होते हैं, दुविधा में होते हैं कि यस या नो के चोरी करना है कि नहीं करना है। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो उसे हम डायलेमा कहते हैं, जिसे हम भ्रम की स्थिति भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जिसे हम भ्रम की स्थिति भी कहते हैं। ठीक है, उस समय वो सोच रहा था कि दवा की चोरी करें कि ना करें। मतलब जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, यस एंड नो दोनों में होते हो, यस एंड नो दोनों में होते हो, तो उसे हम डायलेमा कहते हैं। फिर क्या है? मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कणा क्या है? जब आप यस या नो को चुन लेते हो, जब आप यस या नो को चुन लेते हो, देखो वहां पे हमने ऑब्लिक लगाया है, यहां पे और लिखा है, उसमें दोनों हो सकता है, इसमें कोई एक होगा यस या नो। तो जब हम यस या नो कोई एक चुन लेते हैं, दोनों विचारों के मध्य सही गलत का चयन जब हम कर लेते हैं, तो इसे हम रीजनिंग और हिंदी में नैतिक तर्कणा बोलते हैं। हिंज द्वारा चोरी करने का फैसला लिया जाता है। तो 2 कॉन्सेप्ट कोहलबर्ग के सिद्धांत के, एक नैतिक दुविधा जिसे हम मोरल डायलेमा कहते हैं, और दूसरा है नैतिक तर्कणा जिसे हम मोरल रीजनिंग कहते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कोहलबर्ग के सिद्धांत के, जो हिंज के माध्यम से वो सिखाना चाहता है हम लोगों को। अब देखिए सिद्धांत के भाग, जैसे 3 भाग
जीन पियाजे ने बताया था विषम नैतिकता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता, इसने नाम बदल दिया। 3 भाग इसने भी बताए लेकिन इसने नाम बदल दिए। क्या रखे नाम बदलकर? एक नाम इसने रखा प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा नाम इसने रखा कन्वेंशनल स्टेज, जो तीसरा इसने रखा वो रखा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, सबसे पहला क्या है? पूर्व रूढ़िगत, दूसरा क्या है? रूढ़िगत, और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत। अगर रूढ़िगत नहीं लिखा होगा तो पूर्व परंपरागत लिखा होगा, रूढ़िगत की जगह परंपरागत लिखा होगा, उत्तर रूढ़िगत की जगह उत्तर परंपरागत लिखा होगा। ये क्या है? 10 से 13, ये क्या है? 13 के बाद ये क्या है? 4 से 10। इसकी टाइमिंग नहीं लिखी है, मैं लिख दे रहा हूं 4 से 10। ठीक है, कोहलबर्ग ऐसा मानता है कि बच्चों में जो नैतिकता डेवलप होती है वो 4 वर्ष के बाद से डेवलप होती है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? प्री कन्वेंशनल स्टेज 4 से 10, कन्वेंशनल 10 से 13, और पोस्ट कन्वेंशनल जो है उत्तर रूढ़िगत वो 13 के बाद होती है। ये किसके सिद्धांत के 3 नाम हैं? ये कोहलबर्ग के सिद्धांत के 3 नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। जो 6 उपभाग दिए गए थे, जो 6 सब लेवल दिए गए थे, उसकी बात मैं करता हूं। याद रखिएगा कि जो स्वयं के जो मतलब 2 हैं, ये पहले भाग के 2 बच्चे हैं, इट मींस कन्वेंशनल के, सॉरी प्री कन्वेंशनल के। ये जो 2 भाग हैं ये क्या हैं? कन्वेंशनल के। और ये जो 2 भाग हैं ये पोस्ट कन्वेंशनल के हैं। अभी आपने देखा था कि हमने 3 भाग आपको बताए थे, तो 3 भाग के 6 उपभाग। जो पहला भाग है प्री कन्वेंशनल, उसके 2 भाग उपभाग। जो कन्वेंशनल स्टेज है उसके भी 2 उपभाग। और जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है जो 13 प्लस थी, ये कितना थी? 10 से 13 थी, और ये कितना थी? 4 से 10। 4 से 10 इन सब के 2-2 बच्चे हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। और यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना किस अवस्था की विशेषता है? तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनना रूढ़िगत, जिसे हम कन्वेंशनल बोलते हैं, रूढ़िगत, या इसी को हम परंपरागत भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर कब फॉलो करने लगता है? इसी अवस्था में। प्रिंसिपल्स और सोशल नियमों को कब फॉलो करने लगता है? ये उत्तर रूढ़िगत। उत्तर रूढ़िगत में, पोस्ट कन्वेंशनल में। सेल्फ इंटरेस्ट और अवॉइडिंग पनिशमेंट, दंड और पुरस्कार, है ना? आपसे पूछेगा कि दंड और पुरस्कार या आत्म केंद्रिता का भावना, आत्म केंद्रिता की भावना किस में होगी? तो ये दोनों विशेषताएं किसकी होंगी? पूर्व परंपरागत की या पूर्व रूढ़िगत की। ठीक है, पूर्व रूढ़िगत जो सबसे पहली अवस्था थी। ठीक है, जो सबसे पहली अवस्था है उसके 2 ये उपभाग हैं। जो दूसरी अवस्था है उसके ये 2 उपभाग हैं, और जो तीसरी अवस्था है उसके ये 2 उपभाग हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं कि जो सबसे पहली अवस्था थी उसकी विशेषता क्या है, जिसे हम प्राक रूढ़िगत कहते हैं। ये क्या है? ये है 4 से 10 वर्ष तक। 4 से 10 वर्ष तक इसमें करता क्या है? सही गलत के मध्य अंतर समझने में असमर्थ होता है। मतलब सही गलत की पहचान उसके अंदर, बच्चे के अंदर अभी नहीं होती है इस अवस्था में। जो और इसका रीजन जीन पियाजे ने क्या बताया था कि मानसिक संरचना नहीं हुई है, अभी उसकी मानसिक संरचना अभी पूर्ण नहीं हुई है, और उसका अपना कोई जीवन का अनुभव नहीं है। क्लियर? अब इसके उपभाग, प्रश्न हमारा यहीं से फंसेगा कि प्राक रूढ़िगत के, प्री कन्वेंशनल के 2 उपभाग कौन कौन से हैं? तो जो सबसे पहला उपभाग है दंड और पुरस्कार, और जो दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट, आत्म अभिरुचि, जो उसे ज्यादा पसंद होता है उसे वो करता है। ठीक, तो ये 2 उपभाग आप देखिएगा कि किस भाग के 2 उपभाग हैं ये, यहीं से आपसे प्रश्न पूछेगा। अब देखिए मैंने उदाहरण दिया है दंड और आज्ञा पालन। दंड और आज्ञा पालन में ये 2 उदाहरण हमने आपको दिए हैं। यदि मैंने यह कार्य किया तो दंड पाऊंगी, ऐसा बात कौन करता है? छोटा बच्चा जो 4 से 10 वर्ष के बीच में होता है। अच्छा काम करने पे मुझे पुरस्कार मिलेगा, आत्मकेंद्रिता की भावना इसमें दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं दंड और पुरस्कार वाले में इसके अंदर कौन सी भावना होती है? आत्मरक्षा की।
ठीक, इसमें कौन सी भावना होती है? चतुर होना। ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, यहीं से आपसे पूछा जाएगा बस। यदि कोई लड़का किसी कार्य को करते समय डर रहा है कि ये काम करूंगा तो मैं दंड पाऊंगा, तो वो कोहलबर्ग के किस सिद्धांत में है, सिद्धांत के किस भाग में है? तो वो पहले भाग में है। किस उपभाग में? पहले भाग के पहले उपभाग में। दो दो उपभाग प्रत्येक भाग के हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, रूढ़िगत की, जिसे हम कन्वेंशनल कहते हैं। अब बच्चा थोड़ा सा समझदार होने लगा है, उसके अंदर सामाजिक भावना डेवलप होने लगी है, सम्मान प्राप्ति की इच्छा आने लगी है। अब दूसरों को देखकर नकल करने लगता है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति आ गई है, दूसरों को देखकर सही गलत का निर्णय ले लेता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि इस दूसरे भाग के, ये जो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग के कितने उपभाग हैं? तो इस दूसरे भाग के दो उपभाग हैं, एक अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनना और कानून, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना। ठीक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे आप पढ़िए, ये आपसे पूछा जाएगा निश्चित रूप से। तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने के गुण किस में आते हैं? दूसरी अवस्था में, जिसे कन्वेंशनल, रूढ़िगत, या इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं परंपरागत। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी प्रश्न पूछा गया है, कानून और व्यवस्था को कब से मानने लगता है। अब आइए, कुछ उदाहरण मैंने दिया, मैं नकल कर लूं, पास हो जाऊंगा, पापा खुश हो जाएंगे, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना चाह रहा है, देखो, है ना। फिर क्या है? चोरी करना गलत है, समाज के नियम के विरुद्ध है। अब देखिए, ये समाज के कानून और व्यवस्था का पालन कर रहा है, तो उदाहरण से भी मैंने आपको समझाया है। यहां से प्रश्न जरूर बनते हैं, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरी अवस्था में आइए, जिसे हम उच्च नैतिकता की अवस्था कहते हैं। इसकी तुलना हम जीन पियाजे के नैतिक सापेक्षता से कर सकते हैं। जीन पियाजे के नैतिक विकास के तीसरी अवस्था का नाम था नैतिक सापेक्षता। वही नाम, नैतिक सापेक्षता का नया नाम जो कोहलबर्ग था, क्या रखता है? उत्तर रूढ़िगत। उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत या पोस्ट कन्वेंशनल, आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक, उच्च नैतिकता की अवस्था है, इसमें परिपक्वता आ जाती है, सामाजिक समझौते की अवस्था आ जाती है, क्या सही है क्या गलत इसकी पहचान वो करने लगता है, सार्वभौमिक सिद्धांतों को भी पालन करने लगता है, उसे मानने लगता है। इसे विवेक की अवस्था कहते हैं। आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा समझदार इस अवस्था में होगा। 13 वर्ष के बाद शायद ये किशोरावस्था के गुण होते हैं। इस समय वो तर्क विचार विमर्श करने लगता है, सामाजिक भलाई के बारे में सोचने लगता है। इसमें नैतिकता उसकी व्यक्तिगत ना होकर के सब पे समाज के आधार पर होती है। ऐसा नहीं कि जो उसके लिए सही हो वही करेगा। अब वो उन कामों को करेगा जो समाज के लिए सही हो, समाज की दृष्टि से सही हो, समाज के रीति रिवाजों के हिसाब से हो, समाज के नियम कानून जो बनाए गए हैं उनको फॉलो करने लगता है। तो उच्च नैतिकता की अवस्था कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी है? पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत, जिसे हम कहते हैं। सो प्लीज आपको समझ में आया होगा। चोरी कर लूंगा यदि परिस्थिति की आवश्यकता पड़ी। देखो, तर्क कर रहा है ना, मैंने आपसे बताया कि इस अवस्था में वो तर्क करने लगता है। अब ये हिंज के नियम पर आधारित था, तो उसने कहा कि चोरी कर लूंगा यदि परिस्थिति की आवश्यकता पड़ी, ये सिचुएशन ऐसी बनी कि किसी की जान जा रही हो, तो मैं चोरी कर लूंगा। अब बताओ किस अवस्था में है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के तीसरी अवस्था में। और तीसरी अवस्था का नाम आपको पता होना चाहिए। और तीसरी अवस्था के पहले भाग में, तीसरी अवस्था के पहले भाग में कि क्या सही है क्या गलत है, उसकी पहचान उसको पता हो जाती है कि किसी की जान बचाना सही है, चोरी करने से अगर किसी की जान बच जाती है तो हमें कर लेना चाहिए। फिर क्या है? किसी के जीवन की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, खुद की हानि ही क्यों ना हो। ये तो फिर इसमें आ गया, वो विवेक की अवस्था में। थोड़ा सा अगर मेरा नुकसान हो जाता है और किसी की आत्मरक्षा हो जाती है तो मैं उसको भी कर सकता हूं। तो आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा बुद्धिमानी दिखाई जा रही है बच्चे के द्वारा, जो सबसे ज्यादा मोरालिटी दिखाई जा रही है बच्चे के द्वारा, वो कोहलबर्ग के तीसरी अवस्था में दिखाई जा रही है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अब आपको 1 मिनट के लिए और रोकेंगे। इसमें यह बताया गया कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखो, नैतिकता हमारी डिपेंड करती है किस पे? हमारे सबसे पहले जहां हम सीखते हैं उसे कहते हैं समूह या परिवार। परिवार के लोगों में जैसी नैतिकता होगी, अगर परिवार में लोग गलत
को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते होंगे तो वही गुण बच्चे में भी आ जाएगा। सदाचारी होंगे, चरित्रवान होंगे तो वही गुण बच्चे में आ जाएगा। तो जो नैतिकता की शुरुआत होती है, किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो हमारे परिवार से होती है। ठीक है। फिर समूह भी लिखा मैंने। समूह का मतलब पड़ोस के लोगों से हो जाती है, मित्रों से हो जाती है। विद्यालय तीसरे नंबर पे आता है। विद्यालय में भी जिस प्रकार का वातावरण होगा वैसे ही नैतिकता, मोरलिटी, गुण, चरित्र बच्चा सीखता है। फिर क्या है, मानसिक स्वास्थ्य भी नैतिकता में बहुत मायने रखता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा। कभी कभी वो संतों के उसमें जाता है, सम्मेलन में जाता है जहाँ प्रवचन चलता रहता है, वहाँ से उसकी नैतिकता जागृत हो जाती है। कभी कभी मोबाइल से, यूट्यूब से उसके अंदर नैतिकता डेवलप हो जाती है। तो कैसे, जब उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो चीजों को एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है। फिर क्या है, स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर से भी नैतिकता होती है। अगर आप अच्छे हैं, अच्छे विचार वाले हैं, आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आप अच्छे काम करना सही समझेंगे। ठीक है। लेकिन बुद्धि का खेल है, सब शरीर से नहीं होता। ये तो मैंने इसलिए लिख दिया कि शरीर स्वस्थ होगी तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। वातावरण मायने रखता ही है, आपको पता है निश्चित रूप से। ये सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें धर्म। हमारी नैतिकता हमारे धर्म पर डिपेंड होती है। आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट एनी पर्सन पार्टिकुलरली रिलीजन्स, जो उनके धर्म हैं उनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ धर्मों में अनैतिकता है, कुछ धर्मों में नैतिकता है। तो धर्म की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चे के नैतिक या अनैतिक होने में। ठीक है। तो आपने देखा कि हमने आपको नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारकों की भी चर्चा आपसे की। हमने ये बताया कि नैतिकता की शुरुआत, नैतिक विकास की शुरुआत किसने की, अध्ययन की शुरुआत किसने की, तो जीन पियाजे ने। इसके लिए प्रसिद्ध कौन होता है, कोहलबर्ग। बस उसी के सिद्धांत का नाम बदलता है, उसे मॉडिफाई करता है और ये बताता है कि हमारी जो नैतिकता है, हमारी जो अच्छाई है, ये परिस्थितियों पर डिपेंड होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आई होप मैंने आपको बहुत सरल तरीके से पढ़ाया, बहुत आसान शब्दों में बताया। यहाँ से आपके निश्चित रूप से सारे प्रश्न हो जाएंगे जो अब तक आए हैं या अब जो अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थोड़ा सा आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। DSSB की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।